जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये चैप्टर जो हम इसमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर 11th 12th के स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड और एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस किसी भी वर्ष का पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब ये क्या होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट? तो देखो, ये 3 चीजें। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं हमेशा बताता हूँ, पहले तो किताब को जानो क्या होता है, ये बुक क्यों, इस बुक का यही नाम क्यों रखा गया। फिर उसके बाद में जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जानो कि यही चैप्टर क्यों रखा गया, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया, और फिर चैप्टर क्या कह रहा है। अगर इतना सब कुछ आप जान लेते हैं तो फिर मैक्सिमम चीजें आपको पता चलने वाली हैं और फिर चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है प्रबंधकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से या प्रबंधकीय दृष्टिकोण से वित्तीय व्यवहारों का जब लेखांकन किया जाता है तो उसको प्रबंधकीय लेखांकन कहा जाता है। मैंने क्या कहा? प्रबंधकीय दृष्टिकोण से वित्तीय व्यवहारों का लेखांकन। अर्थात जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखे गए हैं ऑलरेडी, लेकिन अब वो मैनेजमेंट या मैनेजर्स को कैसे हेल्पफुल होगा मैनेजर्स के लिए, इसके लिए जब उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को मैनेजर्स के हेल्प के लिए अलग अकाउंटिंग की जाती है तो उस अकाउंटिंग को कहा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, वैसे तो सभी मैनेजर्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आपका एक होता है ना वित्तीय प्रबंधक, जिसको कहते हैं फाइनेंस मैनेजर, है ना। एक होता है फाइनेंस मैनेजर, जिसको कंपनी में फाइनेंस से लेकर के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब के सब किसको लेने होते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड, मतलब मुद्रा से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होते हैं वो इस फाइनेंस मैनेजर के अंतर्गत आते हैं, वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत आते हैं। तो वित्तीय प्रबंधक अपने डिसीजन लेने के लिए या पूर्व में लिए गए डिसीजंस का मूल्यांकन करने के लिए जिस अकाउंटिंग को आधार मानता है उसको कहा जाता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, जिसको एक स्टेटमेंट तैयार करता है और उस स्टेटमेंट को कहा जाता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अब बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया इसका आधार होता है, पहले ये बताइए कि ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए 3 वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं। नंबर 1 पर आया है आपका ये फंड्स, नंबर 2 पर आया है फ्लो, नंबर 3 पर आया है स्टेटमेंट। तीनों को पहले जानिए। नंबर 1 पर बात करते हैं फंड्स। फंड्स क्या होता है? ये जिसको फंड कहते हैं। अभी फंड क्या होता है? अगर बहुत ही संकुचित भाषा में बात करें तो इसको कैश कहते हैं फंड को। ठीक है ना। बहुत ही सूक्ष्म में कह सकते हैं फंड का मतलब है कैश, अर्थात जिसका यूज करके व्यवसाय के लिए जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाया जा सके, वो फंड होता है। ओके, तो भैया क्या यूज करेंगे? कैश यूज करेंगे व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए, है ना। लेकिन यहां पर इतना संकुचित इसको नहीं किया गया, थोड़ा विस्तृत किया गया। जब विस्तृत किया गया तो क्या आया इसके साथ में, उसको जानना जरूरी है। तो यहां पर आपके फंड्स का तात्पर्य है वर्किंग कैपिटल। क्या है आपका फंड्स का मतलब? वर्किंग कैपिटल। एक्चुअल केवल कैश से व्यवसाय नहीं चलता है। व्यवसाय केवल और केवल कैश से नहीं चलता है। व्यवसाय को संचालित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। 2 तरीके की कैपिटल होती है किसी भी कंपनी में। कौन कौन सी होती है? एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक तो वर्किंग कैपिटल ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या होता है? मान लो कोई भी व्यापारी 50 लाख रुपए लगा करके व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो मशीन, मटेरियल, बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा उसको चाहिए होगा। मान लो उसने 40 लाख रुपए लगाकर, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, स्टार्टिंग में उसने 40 लाख रुपए लगाकर मशीन, मटेरियल और बिल्डिंग को अरेंज कर लिया। ओके, तो इस कैपिटल को कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब जो 10 लाख रुपए का उसका बैलेंस उसके पास में बचा हुआ है, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। एक शुरुआती बिजनेस में, जो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है? टोटल कैपिटल माइनस फिक्स्ड कैपिटल बराबर वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल कैपिटल माइनस फिक्स्ड कैपिटल
फिक्स्ड कैपिटल बराबर वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक चलते हुए व्यवसाय में जो पहले से ऑलरेडी रन कर रहा है, रनिंग बिजनेस में कैसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, तो फिर वहां पर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर वर्किंग कैपिटल को नेट करंट असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज होती है। नेट करंट असेट्स अगर हम कहें तो भी इसका मतलब है कि हम वर्किंग कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। देखो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तो क्या आ जाएगा, नेट करंट असेट्स आ जाएगा। या फिर अगर आप नहीं, इसको नेट करंट असेट्स मोस्टली आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल के नाम से ही मिलेगा ये, तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके कैलकुलेट इजिली किया जा सकता है। और ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये जो वर्किंग कैपिटल है, इसी को यहां पर क्या कहा गया है, फंड कहा गया है। क्या कहा गया, यही फंड है। ये कैसे फंड हुआ, आप तो सर कह रहे थे कि कैश जो होता है वो फंड होता है। देखो मैंने क्या कहा कि जिसका यूज करके व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, कैश कहते हैं। लेकिन क्या अन्य चीजें इसके साथ में नहीं चलती। आपका बिल्स रिसेबल होता है, डेटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, इन्वेंट्रीज होता है, तुम्हारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी चीजें हैं, इन सबको मिला करके तो व्यवसाय संचालित होता है। इन सब में जैसे जैसे चेंज होगा, इन सब में जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे आपके पास में कैश जनरेट होगी। जैसे जैसे इनमें चेंज होगा, जिनके नाम अभी मैंने लिए, या उनको छोड़ो, जैसे जैसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में जैसे जैसे चेंज आएगा, जैसे जैसे इसमें चेंज आएगा वैसे वैसे आपके पास में कैश जनरेट हो जाएगा। तो इस वजह से फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो आधार लिया गया वो कैश को नहीं लिया गया, वर्किंग कैपिटल को लिया गया, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो चेंज होता है वो कैश को जनरेट करता है। ओके, बात समझ में। मान लो जैसे डेटर है आपके पास में 20,000 रुपए के, कितने हैं, 20,000 रुपए के डेटर्स हैं। इसमें से आपके डेटर्स आपको पेमेंट कर दें, आपके डेटर्स क्या करें, पेमेंट कर दें। तो डेटर्स यहां पर अभी जो थे ये डेटर्स थे, लेकिन जैसे ही ये पेमेंट करेंगे आपके पास में कैश आ जाएगा और डेटर्स खत्म हो जाएगा। तो देखो डेटर्स के पेमेंट करने पर क्या जनरेट हुआ, कैश। ओके, बात समझ में आ रही है। ऐसी लायबिलिटी को आप पेमेंट करोगे तो कैश रिड्यूस हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना आपको। ओके, तो यहां पर फंड का तात्पर्य क्या है, वर्किंग कैपिटल। ओके, अब दूसरे नंबर पर जानते हैं कि फ्लो क्या है। फ्लो का मतलब होता है बहाव या प्रवाह। तो कौन से प्रवाह या कौन से बहाव की बात करी जा रही है यहां पर। देखो जब बात करी जाती है फ्लो की, तो फ्लो जो है ये दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, या तो इनफ्लो हो रहा होगा, इनफ्लो होगा, या फिर आउटफ्लो होगा, है ना। इनफ्लो का मतलब है या तो कैश आपके पास में क्या करेगा, इन करेगा, या तो कैश आपके पास से आउट हो जाएगा। जैसे अगर आपकी करंट एसेट्स जो है, अगर करंट एसेट्स आपकी रिड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कैश बढ़ जाएगा। भाई डेटर्स अगर आपका घटेगा तो कैश आएगा, बिल्स रिसेबल घटेगा तो कैश आएगा, स्टॉक घटेगा तो कैश आएगा, एक्रूड इनकम घटेगी तो कैश आएगा। हर कंडीशन में आपके पास कैश आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके पास में क्या होगा, कैश का इनफ्लो हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, एक इनफ्लो हो जाएगा। और अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, मान लो क्रेडिटर का पेमेंट करो तो पैसा आपके पास से जाएगा, आउटस्टैंडिंग पे करो तो पैसा जाएगा, अगर आप अनर्ड इनकम पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, आगे एडजस्ट करोगे तो पैसा जाएगा, बिल्स पेबल पेड करोगे तो पैसा जाएगा, ओवरड्राफ्ट अगर पे करोगे तो पैसा जाएगा। देखो इन सारी जगहों पर क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो फ्लो का तात्पर्य है कि वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आ रहा है, जो बहाव है, उसका जो प्रवाह है, उसको हमें जानना है। तो वो प्रवाह कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। या तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बढ़ रही होगी और या तो वर्किंग कैपिटल घट रही होगी। तो अब समझो इस बात को, वर्किंग कैपिटल में कमी या वर्किंग कैपिटल में वृद्धि। ऐसे कहें वर्किंग कैपिटल के इनफ्लो, फंड का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल, फ्लो का मतलब क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो समझो चैप्टर का नाम, वर्किंग कैपिटल के इनफ्लो या आउटफ्लो। वर्किंग कैपिटल के इनफ्लो या आउटफ्लो को जानने के लिए बनाया जाने वाला एक विवरण जो तैयार किया जाता है। क्यों तैयार किया जाता है, वर्किंग कैपिटल के इनफ्लो या आउटफ्लो को जानने के लिए
उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। बात क्लियर हो गई। एक ऐसा विवरण तैयार किया जाता है जिससे यह पता चल सके कि हमारे वर्किंग कैपिटल में प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस वर्ष क्या चेंज हुआ, अर्थात इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। तो वर्किंग कैपिटल के इनफ्लो या आउटफ्लो को जानने के लिए, एक निश्चित समय अवधि में जानने के लिए बनाया जाने वाला विवरण आपका क्या कहलाता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये चैप्टर क्या बताएगा हमको। तो ये बताएगा हमें, पूरा ओवरऑल बताएगा कि एक निश्चित समय अवधि में वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आ रहा है उसका क्या कारण है, और उसी कारण को जानने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कहा जाएगा। कैश के बारे में आगे पढ़ेंगे चल के, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो अलग बात है, तो हम इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट कहेंगे। अब बात आती है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, फाइनेंशियल मैनेजर को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भैया अगर मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा है, उसके बावजूद नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ा लेकिन डिविडेंड्स रेट उतनी ही रही, तो क्यों रही। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास बढ़ गई तो उसके लिए पैसा कहां से आया, लोन पेमेंट किया गया तो पैसा कहां से आया, जो लोन हमने लिया था उसका यूज कहां किया। ये सारी चीजें चाहिए ना उस फाइनेंशियल मैनेजर को, उसको ये चाहिए कि ये सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ, है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी होती है इनकी शेयर होल्डर्स के प्रति, है ना, उन लोगों ने ही तो अपॉइंट किया है इनको, कंपनी के डायरेक्टर्स के प्रति इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उनको बताना होता है कि ये चेंज क्यों हो रहे हैं। ओके, हमें कितना डिविडेंड्स देना चाहिए, डिविडेंड्स प्लानिंग करने का आधार होता है आपका ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपका बनाया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट में फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब है तुलनात्मक विवरण होता है। यहां हम तुलना कर रहे होते हैं, और कौन से वर्षों की तुलना कर रहे होते हैं, तो निकटवर्ती जो निकटवर्ती वर्ष होते हैं उनकी तुलना कर रहे होते हैं। जैसे वर्ष 2020 और 2021 की तुलना करें, 2021 से 2022 की तुलना करें, तो एक वर्ष होता है हमारा प्रीवियस ईयर और एक होता है करंट ईयर। ये करंट ईयर में हम होते हैं और करंट ईयर के चेंज जानना चाहते हैं कि क्या चेंज हो रहे हैं। उन चेंज को कैसे जानेंगे भाई, चेंज जानना है आपको तो कुछ आधार तो होना चाहिए। आप कैसे कह देते हो मिस्टर ए बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि आप कोई बुरा आदमी जानते हो। आप कैसे कह देते हो मिस्टर बी बहुत सुंदर है, क्यों, क्योंकि कोई बदसूरत आदमी आप जानते हो। आप कैसे कह सकते हो मिस्टर जेड बहुत ईमानदार है, क्योंकि कोई बेईमान आदमी आप जानते हो। अगर ये आधार आपके पास नहीं है तो किसी को भी आप अच्छा नहीं कह सकते, किसी को सुंदर नहीं कह सकते, किसी को बेईमान नहीं कह सकते, किसी को ईमानदार नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते आप। तो एक्चुअल एक आधार आपके पास होता है, तब दूसरे के बारे में आप कुछ बोल रहे होते हैं। तो यही आधार जब कंपनी में फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय होता है, तो वो होता है प्रीवियस ईयर, कि वहां पर हमारे साथ में सिचुएशन कैसी थी, और फिर उस सिचुएशन को लेकर के हम करंट ईयर में आते हैं कि अब यहां पर सिचुएशन हमारी कैसी है। तो पहले कैसी थी, अब कैसी है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी चेंज को क्या कहेंगे, इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, या तो पैसा आया होगा या तो पैसा गया होगा, या तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी होगी या तो वर्किंग कैपिटल घटी होगी। तो इसी के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसको कहेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, दो निकटवर्ती वर्षों के वित्तीय व्यवहारों का तुलनात्मक विवरण है। ओके, बात क्लियर हो गई है जी, बात क्लियर हो गई है। तो अब जानते हैं कि फंड फ्लो आखिर कैसे जानेंगे हम लोग कि कहां फंड फ्लो हुआ और कब फंड फ्लो नहीं हुआ। जब पेपर आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, मतलब अगर हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए नेट या अन्य कॉमर्स के सेक्टर में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करेंगे, तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यहां पर फंड फ्लो हुआ या नहीं हुआ। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि अगर हुआ तो कितना हुआ। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले ये जान लें हम लोग कि फंड फ्लो कब होता है और कब नहीं होता है। तो देखिए, अगर हम लोग को फंड फ्लो जानना है, फंड्स फ्लो जानना है, तो हमने बताया ना फंड्स फ्लो का मतलब है वर्किंग कैपिटल में चेंज। और वर्किंग कैपिटल में चेंज जाने इसके लिए पूरा ओवरऑल हम लोग पहले बैलेंस शीट को देख लेते हैं, वहां क्या क्या होता है। तो एक तरफ होती है आपकी करंट एसेट्स, है ना, एक तरफ होती है फिक्स्ड एसेट्स। एक तरफ का मतलब है एसेट साइड में दो तरीके की एसेट्स होती हैं। लायबिलिटी भी दो तरीके की होती है, करंट लायबिलिटी और फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी या फिर नॉन करंट लायबिलिटी एक ही बात होती है। अब देखो, हमको चेंज जानना है, तो ये चेंज अगर ऐसे होगा, ये वाला अगर
कहीं पर बहाव बन रहा है, ठीक, या ये बहाव बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर फंड फ्लो में चेंज हो रहा है। और अगर ऐसे सीधा सीधा ये बहाव बन रहा है तो इसका मतलब है कि यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये ऐसे ये फ्लो बन रहा है तो इसका मतलब है यहां पर चेंज हो रहा है। अभी ये तो मैं समझ गया, आप नहीं समझे होंगे, ठीक। यहां पर क्या है, यहां अगर ऐसा बना तो ये चेंज है, यहां पर अगर ऐसा बना तो फिर चेंज है, यहां अगर ऐसा बना तो फिर यहां पर चेंज है, और अगर ये ऐसे बना तो यहां पर भी चेंज है। लेकिन अगर ये ऐसे ये कंडीशन बन गई तो यहां पर नो चेंज, नो चेंज, और अगर ये सिचुएशन बन गई तो यहां पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अब जरा जरा इसको समझा दीजिए, ये तो सुरबग्गी बना दिया आपने। देखिए क्या हो रहा है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। हमारा वर्किंग कैपिटल कैसे चलता है, देखो वर्किंग कैपिटल आपका कैसे चलता है, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसे चलता है। मान लो आपकी करंट एसेट्स पहले से कितनी थी, 2 लाख रुपए थी, और करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख रुपए थी। ओके, तो वर्किंग कैपिटल कितनी बन गई, 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल बन गई। अब जहां चेंज नहीं है मैं पहले उसको बताता हूं। यहां मैंने लिखा नो चेंज। मान लो 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने हमको नगद भुगतान कर दिया। क्या किया, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने हमको नगद भुगतान कर दिया, तो क्या होगा, यहां करंट लायबिलिटी से क्रेडिटर्स हट जाएंगे ना, कितना हट जाएंगे, 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स हट जाएंगे। ओके, हट गए ना, बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स ने हमको भुगतान कर दिया है, ठीक है ना, और कैसे भुगतान किया है, सॉरी देखो, मैंने 20 क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर्स का भुगतान तो हम करेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, 20,000 रुपए की क्रेडिटर्स का भुगतान कर दिया, तो क्या हुआ, लायबिलिटी यहां से 20,000 से घट गई, और पेमेंट आपने किया तो कैश गया होगा। कैश किसका पार्ट होता है, करंट एसेट्स का पार्ट होता है, तो 20,000 यहां से घट गया, है ना। अब यहां पर कितना बचा, 180 बचा, ठीक, और यहां पर कितना बचा, 80 बचा। बताओ यहां 1 लाख पर कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो समझ गए ना, अगर करंट एसेट से करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हो गया तो वहां पर कोई भी फंड्स का चेंज नहीं होगा, फंड्स का फ्लो नहीं होगा। बात क्लियर है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट से फिक्स्ड लायबिलिटी में चेंज आ जाए, फिक्स्ड एसेट से फिक्स्ड लायबिलिटी में चेंज आ जाए, तो क्या वहां पर कोई भी बहाव बनेगा, कैसे सर, ये क्या बात और कर रहे हैं आप, थोड़ा बताइए हमको। मान लो कंपनी क्या करे, 20 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीद ले और उसके बदले में शेयर कैपिटल इशू कर दे। क्या करे, 20 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदे और शेयर कैपिटल इशू कर दे, तो एंट्री क्या करी जाएगी, जनरल एंट्री जो करते थे वो क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। अब बताओ इस व्यवहार का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट है, बिल्डिंग किसका पार्ट बनेगी, फिक्स्ड एसेट्स का, और शेयर कैपिटल किसका पार्ट बनेगी, फिक्स्ड लायबिलिटी का। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आई ही नहीं। जब ये आई ही नहीं तो क्या मेरी वर्किंग कैपिटल पर कोई चेंज आएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखो यहां पर मैंने लिखा नो चेंज, यहां पर मैंने लिखा नो चेंज। जब कभी भी करंट एसेट से करंट लायबिलिटी में चेंज हो जाए, करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो वहां फंड्स का फ्लो नहीं होता है। जब फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड लायबिलिटी में चेंज हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, या फिक्स्ड लायबिलिटी बढ़े और फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाए, वहां पर फंड्स का फ्लो नहीं होता है। ओके, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा लेकिन फंड्स का फ्लो नहीं होगा। अब होगा कब, करंट लायबिलिटी से फिक्स्ड एसेट्स चेंज हो जाए, करंट लायबिलिटी से फिक्स्ड एसेट्स जो है हमारी वो बदल जाए। क्या हो जाए, जैसे मान लो एक मशीन उधार खरीदी गई, मशीन क्या हुआ, उधार खरीदी गई, एंट्री क्या करेंगे आप, मशीन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, है ना, टू वेंडर करेंगे आप, क्योंकि वो क्रेडिटर आपका बनेगा, कस्टमर तो हम जिसको हम बेच रहे होते हैं वो होता है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और जो वेंडर है वो क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर कैसा हो गया, करंट लायबिलिटी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अभी करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ जाए तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, घट जाएगी। ये भी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स का जो रिलेशन होता है वो फेवरेबल होता है। कैसा रिलेशन होता है, फेवरेबल होता है। और वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो एडवर्स होता है, अर्थात इनका धनात्मक संबंध होता है, इन दोनों का धनात्मक संबंध होता है और इन दोनों का ऋणात्मक संबंध होता है।
इसके बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। करंट असेट्स अगर बढ़ी है किसी ट्रांजेक्शन से तो ठीक उतनी ही वैल्यू से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर करंट लायबिलिटी घटी है किसी ट्रांजेक्शन से और करंट एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो ठीक उतनी ही वैल्यू से वर्किंग कैपिटल घट जाएगी। बात क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल के बढ़ने, करंट असेट्स के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, करंट असेट्स के घटने पर वर्किंग कैपिटल घटती है। तो करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल का फेवरेबल रिलेशन होता है। करंट लायबिलिटी के घटने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, करंट लायबिलिटी के घटने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल घटती है। जो कुछ मैं बता रहा हूं आप इनमें डिजिट्स जोड़ जोड़ के घटा घटा के देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा करंट असेट्स के बढ़ने पर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, मैं यहां पर 20,000 रुपए अनायास ही बढ़ा लूं, किसी ट्रांजेक्शन से मेरा बढ़ जाए और करंट लायबिलिटी पर कोई चेंज ना आए तो यहां कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, और यहां कितना 80, तो तुरंत ये बदल करके हमारी कितनी हो जाएगी, 1,20 हो जाएगी। इसी आधार पर अगर मैं यहां पर 20,000 घटा दूं तो 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000 माइनस 80,000 तो 80,000। ठीक है ना? करंट एसेट्स अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट एसेट्स घटेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटी घटेगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। बात क्लियर हो गई है? ठीक है। तो देखो मैंने कहा करंट लायबिलिटी से अगर मेरा करंट फिक्स्ड एसेट्स का कोई चेंज हो जाए तो यहां पर वर्किंग कैपिटल प्रभावित हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर करंट एसेट्स से फिक्स्ड लायबिलिटी प्रभावित हो जाए, करंट एसेट से फिक्स्ड लायबिलिटी प्रभावित हो जाए, जैसे डिबेंचर्स का कैश में रिडेम्पशन कर दिया जाए, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन कैसे किया जाए, कैश में रिडेम्पशन कर दिया जाए, या बैंक लोन पे कर दिया जाए। तो बैंक लोन क्या है, एक फिक्स्ड लायबिलिटी है, लेकिन बैंक लोन को पे करने के लिए हमने कैश यूज कर लिया। जब कैश यूज किया तो हमारा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी घट गया, और जब करंट असेट्स घट गया, और जब करंट असेट्स घटेगा तो वर्किंग कैपिटल अपने आप घट जाएगा। तो इसका मतलब है अगर करंट असेट्स से फिक्स्ड लायबिलिटी में कोई चेंज आ गया, इनके बीच कोई संबंध बन गया, तो मेरी वर्किंग कैपिटल घट सकती है या बढ़ सकती है। बात क्लियर है? करंट असेट्स से फिक्स्ड असेट्स में कोई चेंज आ जाए, करंट असेट्स से फिक्स्ड असेट्स में कोई चेंज आ जाए, जैसे मशीन नगद खरीद ली जाए तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब बैंक किसका पार्ट है, तो वो करंट असेट्स का पार्ट है, और करंट असेट्स यहां पर आती है तो देखो चेंज हो जाएगा। अगर करंट असेट्स से करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स से फिक्स्ड असेट्स का कोई भी व्यवहार हो गया तो फंड का फ्लो बन जाएगा। अगर करंट लायबिलिटी से फिक्स्ड लायबिलिटी का कोई भी रोल प्ले हो गया, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो गया, तो समझ लीजिए कि आपकी वर्किंग कैपिटल प्रभावित हो जाएगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक ग्राफ बताया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। अब देखिए हम लोग देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। तो मैं 4 वीडियो आपको इसे छोड़कर कुल मिलाकर 5 वीडियो दूंगा, और 5 वीडियो देखने के बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा मैक्सिमम कुछ नहीं रह जाएगा जो आपको समझ में ना आए। मतलब मैक्सिमम चीजें सिर्फ 5 वीडियो, मैं बहुत ज्यादा चीजों को घुमाता नहीं हूं। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट मैं आपको पहले दे ही चुका हूं। वहां पर भी जाकर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले रूलिंग पे बात करता हूं कि आखिर ये रूलिंग ऐसी क्यों बनी, और जो भी रूलिंग है उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं सबसे पहले उसी पर बात करता हूं। और मेरा मानना है अगर रूलिंग आपकी क्लियर हो जाती है, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, फिर कुछ भी ऐसा कठिन नहीं होता है जो समझ में ना आए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको समझा ना जा सके, बड़ी ही आसानी के साथ समझ सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर भाग रहे होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन में आप फंसेंगे जल के। तो मेरा प्रयास हमेशा रहता है मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करूं, और मैं हमेशा ऐसा करता भी हूं। तो अब हम लोग जो आगे वीडियो देखेंगे उसमें ये मैं बताऊंगा आपको कि फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते समय किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। और कुल मिलाकर 5 वीडियो दूंगा, 5 वीडियो के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। पहला वीडियो मैंने बताया फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, दूसरे में बताऊंगा कि चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तीसरे में बताऊंगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, चौथे में बताऊंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, और 5वें में एडजस्टमेंट और रूलिंग की बात करूंगा। चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन में चले जाओगे, अगर प्रॉब्लम आए तो हमको कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। कुल मिलाकर अगर आज वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें, अपना स्नेह हमारे साथ लगातार बनाए रखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे तैयार किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।